Hey everyone, this is Vineet from Season Classes. So friends, today we are going to discuss about a very important topic of class 10th, that is chapter number 1 of class 10th. So friends, चैप्टर का जो नेम है वो है रियल नंबर्स एंड जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसमें से रियल नंबर्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें से 2 सब टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। इसके बाद जितनी भी फर्दर एक्सरसाइज होंगी चैप्टर नंबर 1 की और जितने भी आगे चैप्टर्स होंगे वो सभी भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर का नेम ही है रियल नंबर्स तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। सो व्हाट आर रियल नंबर्स। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। सो दे आर यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमें पता है जो पी बाई क्याऊ के फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड जहाँ पर क्याऊ 0 के बराबर नहीं होता। ये डेफिनेशन हमने रैशनल नंबर्स की क्लास 9th में पढ़ी थी। अब हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं कि जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एंड जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सो जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल और इनरैशनल नंबर्स की यूनियन है, यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी टुगेदर रियल नंबर्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमें पता है जिसके एक तरफ यानी राइट साइड तो जिसके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड बीच में 0 और लेफ़्ट साइड हम नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं। इस साइड नेगेटिव एंड इस साइड पॉजिटिव। सो जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमें पता है जो नंबर लाइन है हमारी उस पर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं एंड उस पर पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। तो जो रियल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/2 इसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, तो ये एक रियल नंबर है। एंड √2, √5, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं इन सब को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं एंड ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब इसके बाद हमारी एक थ्योरम आ जाती है जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप कि आपको रियल नंबर्स के बारे में अच्छे से एक ब्रीफ में आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। सो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें जो प्रीवियस क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करते आए हैं उसी को थ्योरम के रूप में लिख दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब होता है कि उनका ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है तो भी उनका सेम ही आंसर आएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, पहले किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। प्राइम नंबर्स को जितने भी प्राइम नंबर्स होते थे उनका प्रोडक्ट जो है वो उसके बराबर होता था। सो यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में होता है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी एक फैक्टर तो वो खुद होते हैं और दूसरा जो फैक्टर है वो 1 होता है। एंड 1 और खुद के अलावा जिन नंबर्स के और भी कोई फैक्टर हो उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सो हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमें 66 को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। सो 66 को जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। सो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो है 2, एंड हम देख सकते हैं कि 66 डिविजिबल है 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 33, एंड जो 33 है वो दूसरे प्राइम नंबर यानी 3 से डिविजिबल है। सो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, एंड हमें पता है जो 11 है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी ये सिर्फ खुद की टेबल में आता है एंड 1 की टेबल में आता है। सो 11 को हम डिवाइड करेंगे 11 से ही एंड हमें 1 मिल जाएगा। तो 66 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 11, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66। अब एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 32। सो 32 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हमें पता है ये 2 से डिविजिबल है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है हमारा 2। सो 2 1s are 2, देन 12, ये हो जाएगा 16, देन 2 से इसको करेंगे तो आएगा 8, फिर ये 2 से होगा आएगा 4, देन सो ऑन, एंड 32 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2। सो हम इसको अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2⁵5, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है। अब यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर था, इसके 1 के और खुद के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। एंड दूसरा हमने नंबर लिया था वो था 32, इसके भी 1 और खुद के अलावा 2 इसका एक फैक्टर था। तो हमने इन्हीं नंबर्स को क्या किया है, सिर्फ इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो किया है। अब जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी तो हमने एक और चीज़ इसके साथ सीखी थी जो कि थे एलसीएम एंड एचसीएफ। सो एलसीएम एंड एचसीएफ अब हम फिर से निकालने सीखेंगे। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स को दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं। 66 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 11, देन 32 के फैक्टर हैं 2⁵5। तो आइए अब देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है। सो एचसीएफ की हमें फुल फॉर्म का पता है कि एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। So HCF is nothing but it is the smallest power of each common prime factor of 2 numbers। मतलब कोई भी 2 नंबर्स होते हैं उनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट ही HCF कहलाता है। एंड LCM क्या है, LCM है हमारा, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर। जो HCF है उसमें हम स्मॉलेस्ट पावर की किन्हीं भी 2 कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं, एंड जो LCM है हमारा उसमें हम जो हमारे 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं उन सभी की ग्रेटेस्ट पावर के प्रोडक्ट को लेते हैं। सो अब हम फिर से 2 नंबर्स लेते हैं, लेट्स सपोज 66 एंड 32 ही हम अगर लेते हैं तो इसके एक बार फिर से फैक्टर्स करेंगे। दिस विल बी 33, 11 देन 1। सो 66 के हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 11। देन 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2, 16, 8, देन 2, 4, देन सो 32 जो है हमारा उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2⁵5, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 5 बार आया है तो इसलिए 2⁵5 विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32।
सो अगर मुझे 66 एंड 32 का एलसीएम और एचसीएफ कंप्यूट करना है तो सबसे पहले अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर को मैं लूँगी। सो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन है। सो 2 के स्मॉलेस्ट पावर इसमें है 1, क्योंकि यहाँ पर 2 की जब आप पावर देखेंगे तो यहाँ 5 है 2 की पावर और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1। सो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसका एलसीएम कंप्यूट करना है सो यहाँ पर मैं 2 की भी ग्रेटेस्ट पावर लूँगी, 3 की भी ग्रेटेस्ट पावर एंड 11 की भी ग्रेटेस्ट पावर। सो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 5, सो 2 raised to 5 and then 3 into 11. So 2 raised to 5 will be 32 and 11 into 3 will be 33. So 33 into 32 will be 2 3s are 6, then 66 and 3 3s are 9 and again 6. This will be 15 and 1056 will be the LCM of 66 and 32. So this will be the LCM of 66 and 32. सो अब हमने इसका एचसीएफ भी कंप्यूट कर लिया है एंड एलसीएम भी कंप्यूट कर लिया है। सो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक ब्रीफ आइडिया फिर से हो गया होगा। एंड अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। सो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो रिलेशन है वो है कि जो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो इसी रिलेशन को हम इन दोनों नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर एलसीएम हमारा आया था 1056 एंड एचसीएफ हमारा आया है 2 एंड जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो है 66 एंड सेकेंड नंबर इज 32। सो इन दोनों नंबर्स का जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो आएगा 2 6 12 एंड 2 5 10 एंड 1 11 2 0 0 then 1 2 1 2. This will be the product of LCM and HCF of 66 and 32. So जब मैं 66 and 32 का प्रोडक्ट करूँगी 66 into 32 तो 2 6 12 then 2 6 again 12 and then 13. This is 3 6 18 then 3 6 again 18 and 1 19. So this will be 2, this will be 11 and this will be 12 and ये sorry 2 then 8 and 3 11. So 9 plus 1 10 and 1 11. So यहाँ पर 1 कैरी एंड ये 1। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया है। देखिए जो एचसीएफ है उसमें हम देखेंगे कि जो भी इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है उसकी स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट को हम इसका एचसीएफ बोलेंगे। एंड जो एलसीएम है उसमें हम सभी नंबर्स की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उन्हीं के प्रोडक्ट्स को एलसीएम बोलेंगे। सो एलसीएम एंड एचसीएफ में मुझे लगता है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है प्रूविंग क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा कि कोई भी इरेशनल नंबर हमें दिया होगा उसी इरेशनल नंबर्स को हमें इरेशनल प्रूव करना है। एंड ये हमारी एक थ्योरम भी है। सो द थ्योरम सेज दैट प्रूव √2 इज
ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है जिसे आपको इरेशनल प्रूव करना होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि √2 इरेशनल है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो रूट में जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अब इसी चीज़ को हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। जब हम √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद ही गलत एज्यूम कर लेंगे कि √2 रैशनल है, क्योंकि हमें पता है कि √2 इरेशनल है, बट फिर भी प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि √2 रैशनल नंबर है। फिर अगर √2 रैशनल नंबर्स हैं तो हम इसके लिए कौन से इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, p एंड q फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 के बराबर ना हो। जब लास्ट में हम आएंगे क्वेश्चन के तो हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे कि हमने ही गलत एज्यूम कर लिया था और √2 रैशनल नहीं है। अब अगर √2 रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। इसीलिए अब हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा से ही आता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 is rational. Let us assume that √2 is rational. हमने एज्यूम कर लिया कि √2 रैशनल है। अब हम लिखेंगे कि so we can find integers as a/b। यहाँ p/q भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स एज a and b वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें ये जान लेना है। जो कोप्राइम नंबर है वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो। a एंड b को हमने कोप्राइम मान लिया है और इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। a एंड b को हमने कोप्राइम मान लिया एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी अगर रैशनल नंबर होगा तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख लेंगे जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर होगी कि a और b को प्राइम होंगे, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हम लिख सकते हैं अब कि जो √2 है वो a/b के बराबर है। ओके, देन अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा √2b इक्वल्स टू a। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, कहेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ एंड इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो मुझे मिलेगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 2b² एंड ये हो जाएगा a²। इस चैप्टर में हमारी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम आती है इस चैप्टर में। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। हमें a का एक फैक्टर मिल गया जो कि है 2। अब हम कोई भी अदर इंटीजर, फॉर एग्जांपल कोई भी अदर इंटीजर एज्यूम कर लेंगे जैसे कि c। लेट अस एज्यूम a इक्वल्स टू 2c।
यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर सम इंटीजर c। किसी भी इंटीजर c के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि a जो है वो 2c के इक्वल है। अब इसी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी विल ऑब्टेन 2b² इक्वल्स टू 2c एंड यहाँ a का स्क्वायर है तो 2c का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें मिलेगा 2b² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर c²। अब 2 से डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को, हो जाएगा 2c² और ये हो जाएगा b² इक्वल्स टू 2c²। अब अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, और अगर 2 b² को डिवाइड कर देगा तो हमें a और b दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि है 2। और इससे पहले ही हमने कहा था कि जो a और b है वो को प्राइम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है? ये हमारी जो एजम्पशन थी वो हमने इनकरेक्ट एज्यूम किया था कि जो √2 है वो रैशनल है। इस वजह से ये हमारी जो विरोधाभास हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत एज्यूम कर लिया था कि जो √2 है वो रैशनल है, क्योंकि √2 इर्रेशनल है। एंड a और b को हमने को प्राइम एज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पर आके हमें पता चल रहा है कि जो b है उसका भी एक कॉमन फैक्टर 2 है एंड जो a है उसका भी एक कॉमन फैक्टर 2 है। सो लास्ट में हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। सो इफ √2 इज नॉट रैशनल so we can conclude that √2 is rational। अगर √2 रैशनल नहीं है तो वो of course irrational होगा। so यहाँ से हम conclude कर सकते हैं कि जो √2 है वो irrational है। so एक बार फिर से मैं इस पूरे को ब्रीफ में बता रही हूँ। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि जो √2 है वो रैशनल है, हमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम कोई भी दो इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी। एंड जो a एंड b हमने एज्यूम किए थे वो हमने मान लिए कि वो को प्राइम है, यानी उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो क्यू की वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होगी। अब जो √2 है वो a/b के बराबर आ गया, एंड अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो √2b इक्वल्स टू a हो जाएगा, a की वैल्यू √2b आ जाएगी। फिर दोनों, अगर यहाँ से हमें रूट हटाना है तो इसका एक इजी मेथड है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दें। अब हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 2b², b का स्क्वायर b² एंड a का स्क्वायर a²। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई a² की, इसको हमें इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड इसी चैप्टर में हमारी एक थ्योरम आती है दैट इफ़ अ नंबर डिवाइड्स एनी नंबर स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें a का एक फैक्टर मिल गया जो कि है 2। अब हम कोई भी इंटीजर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर c कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई हमने लिखा भी है कि फॉर सम इंटीजर c a की वैल्यू हमने 2c लेट कर ली। अब यहाँ पर a की वैल्यू जब हमने 2c लेट की तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 2b² विल बी इक्वल्स टू 2c²। यहाँ पर a का स्क्वायर था तो यहाँ पर 2c का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड अब यही वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से कट करने के बाद b की वैल्यू 2c² आ गई एंड अब जो 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ a और b के बीच में हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया है जो कि है 2। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पर ये विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एंड यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो √2 है वो इर्रेशनल है। आई होप आपको ये
ये इस क्लास में जितने भी टॉपिक्स अभी हमने किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज के साथ। थैंक यू।